आज परमजीत सिंह पंजवार, जिनको पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको आज कत्ल कर दिया गया। लाहौर जोहर टाउन में सुबह वो अपनी मॉर्निंग वॉक की उनकी रूटीन थी, उसके लिए वो निकले। अब ये किस हद तक अफगानिस्तान ड्रिवन है और ये किस हद तक इंडियन ड्रिवन है, ये तो ISPR ही बेहतर बता सकता है। आज अगर हम बात करें रशिया और यूएस की, तो यूएसए और रशिया दोनों ही मजबूत कड़ी इंडिया के साथ बनाना चाहते हैं। आज पाकिस्तान के लिए अब कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, सारे इंडिया के हक में क्यों खड़े हैं, ऐसा क्यों है? क्या वो पाकिस्तान को दुनिया में आगे जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी। और ये इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो है वो लीडर थे, जो हेड थे, परमजीत सिंह पंजवार साहब जो हैं, वो इसके अंदर जो है वो जान बहक हो गए। जो हाथ है, आज से पीछे हम 3 जंगों की बात करें जिसमें से डिक्लेयर पाकिस्तान करता है कि 1965 की जंग जो कि पाकिस्तान जीत चुका है, लेकिन न्यूट्रल हिस्ट्री ये बताती है कि पाकिस्तान तीनों जंगें इंडिया से हारा है। अगर उनको 2 मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। 1971 की बात करें, 1971 में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पार्ट बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से अलग हो गया था। इंडिया के पास पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर जो कि इंडिया के कब्जे में आ गए थे। उन गनमैन ने जवाबी फायर के नतीजे में जो है जो 2 हमलावर थे उनके ऊपर, 2 गनमैन थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया, एक को मार दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। लेकिन हमारी भी तो है, इंडिया देखें कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। अगर वो अकड़ है किसी बात पे तो कोई बात है पीछे है जो कि पाकिस्तान की यूएन के अंदर कोई भी बात मानी नहीं जाती, बरक्स इंडिया की हर बात मानी जाती है। ऐसी जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो ISI की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, वो कर सकता है। की मीटिंग के अंदर भी एस जयशंकर 15 फैसले ले सकते हैं किसी भी तरह के। यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर भी फैसला ले सकते हैं, अफगानिस्तान के मसले पर भी। लेकिन ऐसा हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के लिए कभी क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के हाथ क्यों कभी G20 की मीटिंग या फिर SCO की मीटिंग नहीं आई? तो आज के दिन बड़ा भारी है, मैं ये कहूँगा। तो हमें पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए, फिर उनको आंखों में आंखें डाल के जवाब देना चाहिए, वरना अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम उनको जवाब भी दे सकें। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। लेकिन लाहौर में अगर आप देखा जाए इस वक्त, तो ये लोग जो हैं, इनको जो जिम्मेदारी दी गई है ये उन लोगों को भी नहीं संभाल सकते। तो ये सियासत क्या करेंगे, क्योंकि इनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो सियासत की तरफ है, ठीक है। और इस सियासत की वजह से ये जो बात कर रहे हैं, उसकी वजह से इनकी तवज्जो जो इनके असल काम है उनकी तरफ नहीं है। इंडियन रॉ ऑपरेशन करिए लाहौर के अंदर और लूसी सो रहा है, और लूसी के साथ ब्रिगेडियर मुजाहिद साहब भी सो रहे हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर राशिद नसीर भी सो रहा है, उसका तो कल अगला कच्चा छट्टा जो है वो भी खुलने जा रहा है, वो कल आपको बताएंगे। आसिम मुनीर ने नए अहकामात फौज के अंदर जारी किए हैं, वो कल आपको जरूर हम बताने जाएंगे। लेकिन ये जो इंडियन रॉ ने एक यहाँ पे खालिस्तान लीडर को जो मारा है, सरदार इनको परमजीत सिंह पंजवार, जिनको मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको नामालूम अफराद ने जोहर टाउन लाहौर में जो है वो कत्ल कर दिया आज सुबह। और परमजीत सिंह पंजवार जो है वो खालिस्तान का एक जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो लीड करते थे और इंडिया में वांटेड थे। और ये मिस्टर हनी बनी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का फेलियर है, जनरल आसिम मुनीर जो कि DGMI और DGISI रह चुके हैं उनका फेलियर है। क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बंदे को या तो पनाह ही नहीं देनी थी, और अगर आपने उसको पनाह दी हुई थी तो उसकी प्रोटेक्शन आपको करनी चाहिए था, और आप उसके अंदर फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आप लोग सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यानी वो जो आपने एक बाढ़ लगाई ओवरऑल, मतलब ऑलमोस्ट 95% वो कंप्लीट हो चुकी है ईरान की तरफ भी और फिर अफगानिस्तान की साइड के ऊपर भी। बट स्टिल आई वुड से कि हाँ, ये कहने की बात है कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर, अब तो देखें ना, अब कोई ऐसा तो नहीं कोई इलाका गैर हो, अब तो सारे का सारा KP हुकूमत की अमलदारी के अंदर मौजूद है, वहाँ की पुलिस मौजूद है, वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। फाइन, उनकी भी एक लिहाज से कुछ जिम्मेदारी तो आती है ना। मुसल्लह अफवाज तो वहाँ पर मौजूद हैं, दहशतगर्दी की वो जंग लड़ रहे हैं। बट यहाँ पर 2 चीज़ें आती है ना, कि एक तो ये ज़रूर है कि हाँ, हमें अपने जो इंटेलिजेंस
को मेरा ख्याल है हमें इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक करना होगा। ये एक चीज़ है, प्रॉब्ली ये मिसिंग लिंक है। मैं एक दो चीज़ें आपसे अर्ज़ करूँगा। जो दूसरी बात है वो ये है कि हम ये भी बड़ा हो चुका जी कि नहीं वो अफ़गान तालिबान हैं, वो इस वक्त इतने अच्छे हालात नहीं, उनके सिक्योरिटी की सिचुएशन उनकी ठीक नहीं, बहुत बड़ा मुल्क है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आई थिंक हमें सीरियसली उनको इंगेज करने की ज़रूरत है और वी नीड टू टेल देम कि भाई ये देखें ये सिचुएशन के अंदर आप अपने सोल्जर्स को यहाँ पर लेकर आएं। असद साहब सही है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, क्या समझते हैं आप, कौन नहीं चाहता पाकिस्तान मुल्क हमारा स्टेबल हो? अगर सिक्योरिटी के मामलात हैं, अगर बॉर्डर पर ऐसे मामलात हैं, तो किस तरह से इसे निपटा जा सकता है, किस तरह से बॉर्डर को सिक्योर किया जा सकता है? देखें, रियासतों की और हुकूमत की, मुल्कों की दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी में यकसुई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक साल ये फैसला करें कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी और अगले साल एक नई हुकूमत आकर उनसे सीज फायर के मुआहदे करने लग जाए, और अगली साल एक हुकूमत एक जमात को आप दहशतगर्द जमात और कलअदम जमात करार दें, और अगले साल एक हुकूमत आकर उनसे मुज़ाकरात और उनसे सीज फायर और उनको मेन स्ट्रीमिंग की बात हमारे साथ करने लग जाए। एक साल नेशनल एक्शन प्लान के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएं, उनको सजाएं दी जाएं, और अगले साल उनको आम माफ़ी देकर बाहर रिहा करने की हमें तरजीहात बताई जाएं कि ये कितना अच्छा काम है कि हमने 100-150 बंदा जेलों से निकाल कर एक सीज फायर मुआहदे के तहत रिहा कर दिया। तो जब रियासतें और मुल्क इस तरह के काम करते हैं तो फिर आप जीती हुई जंग भी हार जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि हमारी कोई सफारती सतह है, हमारी कोई सफारती हिकमत अमली है, हमारी कोई सफारती पॉलिसी है, हमारी कोई सफारती हैसियत है दुनिया में? आलमी सतह पर अपनी तन्हाई देख लीजिए, कदम पर आलमी सतह पर अपनी जग हंसाई देख लीजिए। आज की दुनिया में सफारती अहमियत उनकी होती है मैडम शेख जो मुआशी तौर पर मजबूत हों। उस मुल्क की इज़्ज़त क्या जो भिखारी हो। अपनी मुआशी हालत देख लें, कभी कोई मुल्क रह गया हो जिससे हमने कर्जा ना लिया हो, कोई इदारा रह गया हो जिसके हम दरवाजे पर ना बैठे हों। बाकी सारे छोड़ें, IMF के हवाले से आप देख लें कि आप कितने सफारती तौर पर मजबूत हैं और दुनिया में आपकी क्या अहमियत हैसियत है। और फिर मैडम शेख सफारती अहमियत इनकी होती है जो मुत्तहद हों, एक हों, पुरअमन समझे जाएं, जिनकी दुनिया को ज़रूरत हो, जिन पर दुनिया भरोसा करती हो, जिनके पास लीडरशिप हो जो विजन वाली हो, हिकमत अमली वाली हो। हम कहाँ बिलावल भुट्टो और दुख की बात है कि विजय शंकर ने जब या जय शंकर ने जब उन सर्विस शुरू की थी तो बिलावल पैदा भी नहीं हुए थे। ऐसे नहीं कहा जाता कि आप मैदान में जीती हुई जंग मेज पर हार जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी की ये मैदान में जीती हुई जंग हम सीज फायर की मेज पर हार गए। जो उन्होंने तालिबान TTP के साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने उनके बंदे क्यों छोड़े, उनको पाकिस्तान में लाए तो कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाए? कि हमने तो इनको यहाँ पे MNA बनाना है, MPA बनाना है, इनको तो हमने यहाँ पे वज़ीर आज़म बनाना है, इनको लेके आना है, मेन स्ट्रीमिंग करनी है इनकी। इनको उन्होंने फिर पाकिस्तान का आइन मानने से इनकार कर दिया। एंड पे आके उन्होंने कहा जी हम तो अपनी शरीयत नाफज करेंगे, हम आपका आइन मानते ही नहीं है, आपका निज़ाम हुकूमत मानते ही नहीं है। मसाइल वहाँ से शुरू हुए और हम मैदान की जीती हुई जंग, सैकड़ों हजारों फौजियों की शहादतों का सौदा हमने मेज पर बैठ के किया और हमने उन कुर्बानियों को रायगा किया। ये कहने का वक्त आ गया। बिल्कुल सही।